Hi everyone, welcome to Navneet IS Academy. Today we are going to continue with the same course, that is the class 7 की जो NCERT है ज्योग्राफी की, उसे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. एंड इससे पहले हमने जो है यहाँ पे क्लास 6 की NCERT को भी कवर कर लिया है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ दिस बुक, दैट इज दी जो क्लास 7 की जो NCERT है उसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. राइट, तो कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे. इस बुक का नेम है आवर इन्वायरमेंट. हम जो है हमारे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. एंड चैप्टर नंबर 2 में जो है हमने बात की थी अबाउट इनसाइड अवर अर्थ, कि हमारी अर्थ के बीच में जो है कौन कौन से पार्ट हैं. 3 पार्ट्स जो है राइट उनके बारे में बात की थी. फर्स्ट वन वाज द क्रस्ट, देन सेकेंड वन इज द मेंटल एंड थर्ड वन इज द कोर. राइट, तो इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी. राइट, सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3. एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो डेली लेक्चर्स की पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी. एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है राइट उनकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी. एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3. इसमें हम बात करेंगे आज अबाउट आवर चेंजिंग अर्थ. तो जैसे कि हमने जो है इनसाइड अवर अर्थ जो भी चीजें हैं राइट उसके बारे में तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है राइट, कि हमारे 3 पार्ट्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है. नाउ अब हम देखेंगे कि जो अर्थ है हमारी उसके जो नीचे पार्ट है यहाँ पे राइट, जो लिथोस्फीयर पार्ट बनता है इसका अर्थ का, वहां पे जो है काफी सारी चेंजेस होती रहती हैं राइट. वहां पे मैग्मा है, लावा बाहर आता है, उसके नीचे धरती के नीचे यहाँ पे प्लेट्स भी होती हैं. तो जो है उन प्लेट्स में भी जो है काफी सारी यहाँ पे चेंजेस होती रहती हैं. आपस में कई बार जो है प्लेट वो टकराती हैं एंड उनकी कोलिजन की वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक आ सकते हैं. तो धरती के नीचे जो है कई सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं. उन सब चीजों के बारे में जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो है कवर करने वाले हैं. ओके, धरती के नीचे जो है जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लिथोस्फीयर पार्ट जो हमारी धरती का बनता है, जो अर्थ सरफेस है राइट, जो उसके नीचे जो यहाँ पे क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के नीचे यहाँ पे जो है मेंटल पार्ट जो होता है, मेंटल का जो अपर पार्ट होता है वो सारा मिला के क्या बनता है आपका लिथोस्फीयर बनता है राइट. तो वहां पे लिथोस्फीयर में जो है कुछ आपके जो है प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोल सकते हैं राइट. जो अर्थ का क्रस्ट है कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स. एंड इनकी जो है शेप जो है वो इरेगुलर होती है, वो एक जैसी नहीं होती है. एंड इन प्लेट्स को हम जो है स्लैब भी बोल सकते हैं. एंड इन्हीं प्लेट्स के ऊपर जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं एंड इन्हीं प्लेट्स के ऊपर हमारे जो है ओशियनिक फ्लोर्स भी बने हुए हैं. ओके, तो ये जो लिथोस्फीयर पार्ट है हमारा राइट, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया था. जैसे कि सबसे पहले क्रस्ट होता है, देन मेंटल आ जाता है राइट, देन यहाँ पे आपका जो है कोर पार्ट बनता है. तो क्रस्ट पार्ट एंड मेंटल का जो अपर पार्ट हो जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा जो है लिथोस्फीयर पार्ट बनता है राइट. तो इस लिथोस्फीयर में जो है यहाँ पे प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. एंड इसमें ये जो है प्लेट्स हैं वो हमारे कॉन्टिनेंट्स को एंड हमारे ओशन फ्लोर को जो है कैरी करती हैं राइट. द लिथोस्फीयर जो होता है इट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स. यहाँ पे काफी सारी प्लेट्स होती हैं. तो यही वो प्लेट्स जो हैं वो जो है मूव करती रहती हैं वेरी स्लोली, धीरे धीरे जो है मूव करती रहती हैं. एंड अगर एक साल की इनकी मूवमेंट की बात करें तो ये जो है फ्यू मिलीमीटर ही जो है वो मूव करती हैं राइट. तो ये मूव किस तरह से करती हैं राइट, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं, बट मूव क्यों करती रहती हैं, उसके पीछे रीजन क्या है. तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि सपोज ये आपका अर्थ क्रस्ट हो गया राइट, ये आपका अर्थ क्रस्ट हो गया एंड नीचे यहाँ पे आपको जो है क्या होता है, मैग्मा होता है राइट. यहाँ पे जो है मैग्मा होता है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वो मोल्टन मैग्मा होता है. तो जो है वहां से जो है प्रेशर जब पड़ता है इसके ऊपर तो वो मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा राइट. जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो है धरती पे फोर्स लगती है तो यहाँ पे आपके जो है प्लेट्स हैं. ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट जहाँ पे जो है मेन सेंटर रहता है
राइट। यहाँ पे जो है प्लेट्स की जो मूवमेंट जब होती तो वहां पे जो प्लेट की मूवमेंट है वो आपको ज्यादा फील होगी, जिस जगह पे जो है यहाँ पे मेन सेंटर है, यहाँ से मैग्मा जो आ रहा है, देन इसकी जो फोर्स है वो इधर जाके जो है दूसरी जो सभी साइड्स होती हैं, राइट, धरती की जो जितनी भी साइड्स होती हैं दोनों साइड जो है वो फैल जाता है, इसका जो फोर्स होता है। तो यहाँ पे मेन सेंटर पे जो फोर्स है वो ज्यादा फील होगा, एंड जो दूसरी वाली साइड्स होती हैं यहाँ पे जाके ये फैल जाता है, तो वहां पे जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम फील होता है। तो इसी की वजह से ही जो है, इसी मोल्टन मैग्मा की वजह से ही, जो मोल्टन मैग्मा है जब धरती के ऊपर की तरफ आता है, राइट, तो वो सर्कुलर मैनर में जो है वो मूव करता है, जो मोल्टन मैग्मा है। तो इसी की फोर्स की वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उस वो भी जो है मूव करती रहती हैं, राइट। So this is because of the movement of the molten magma inside the earth, and the molten magma inside the earth moves in a circular manner। जैसे कि मैं आपको बता चुकी, जैसे कि ये मैग्मा ऊपर आ रहा है ऊपर की तरफ, एंड जो है ये फैल जाता है सर्कुलर मोशन में, राइट, सर्कुलर मैनर में जो है ये फैल जाता है। So the movement of these plates causes the changes on the surface of the earth। तो जब ये प्लेट्स जो है वो मूव करेंगी तो ऑब्वियसली जो धरती की सरफेस होती है वहां पे आपको जो है कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। तो ये तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये जो प्लेट्स है वो मूव करती रहती हैं, एंड किसकी वजह से वो मूव करती हैं, जो धरती के नीचे यहाँ पे जो है आपका, या फिर अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मोल्टन मैग्मा होता है, जब वो बॉयल करता हुआ जो है वो ऊपर आ जाता है, जब वो लाइट हो जाता है, पिघल जाता है, तो लाइट होकर जब वो ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स डालता है इन प्लेट्स की तरफ, तो जो है वो सर्कुलर मैनर में जो है वो मूव करता है। ओके, तो उसी की वजह से ये जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। तो ऑब्वियसली जब ये प्लेट्स मूव करेंगी तो यहाँ पे क्या होता है कि जो धरती के सरफेस है उसके ऊपर भी जो है आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। तो अब उनके बारे में देखेंगे। ये आप देख सकते हो, अर्थ की मूवमेंट जब यहाँ पे होती है, ये या फिर हम बोल सकते हैं कि प्लेट्स की जब यहाँ पे मूवमेंट होती है तो जो है दो तरह के फोर्सेस यहाँ पे लगते हैं, राइट। अर्थ की मूवमेंट जो है वो दो तरह के फोर्सेस की वजह से होती है। एक तो हो गई यहाँ पे एंडोजेनिक, दूसरे हो गए यहाँ पे एक्सोजेनिक, राइट। एंडोजेनिक जो होती है जो कि इनसाइड द अर्थ, राइट, इनसाइड द अर्थ जो फोर्सेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमने जो है अभी पढ़ा है कि मोल्टन मैग्मा की धरती के नीचे से, धरती के अंदर से जो फोर्सेस यहाँ पे ऊपर लग रहे हैं वो हो जाते हैं हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसे कि जो मोल्टन मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है एंड जो प्लेट्स है वो मूव कर रही हैं, तो वो धरती के अंदर से लग रहा है, राइट, दैट इज नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस। तो एक और फोर्सेस होते हैं, उन्हें हम जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस बोल सकते हैं, जो कि आउटसाइड द अर्थ, राइट, धरती के बाहर से जो लगते हैं, दैट इज नोन एज एक्सोजेनिक, राइट। तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दो तरह से यहाँ पे धरती के ऊपर मूवमेंट होती हैं, दो तरह के यहाँ पे जो है फोर्सेस होते हैं। एक जो है धरती के अंदर से फोर्स लगता है, तब भी यहाँ पे धरती की सरफेस के ऊपर मूवमेंट्स होती हैं। एक जो है धरती के बाहर ही यहाँ पे जो है कई सारे फोर्सेस लगते हैं। तो विंड की वजह से, रिवर की वजह से, या फिर सी वेव्स की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से जो है यहाँ पे जो है फोर्स लगते हैं, जिसकी वजह से जो इरोजन एंड डिपोजिशन यहाँ पे होता है, राइट। तो ये हो गया आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंड एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है, जो कि धरती के अंदर से लगते हैं, इन एंडोजेनिक फोर्सेस को भी हम जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो है उसका सबसे पहला होता है, एक सडन फोर्सेस भी लगते हैं जो कि अचानक से लगते हैं, राइट। एंड दूसरे होते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो कि धीरे धीरे लगते हैं, राइट। तो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से यहाँ पे जो है माउंटेन्स भी बनते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स भी आपके जो है वो बन सकते हैं। बट इसमें जो है 7th क्लास की एनसीईआरटी में ये चीज नहीं बताई हुई है, राइट। तो एक होते हैं सडन फोर्सेस जो कि अचानक से लगते हैं, दूसरे होते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो कि कई साल जिसे लगते हैं बनने में, राइट। तो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो कि धीरे धीरे अंदर से जो है लगते रहते हैं, एंड कई सालों के बाद में हमें जो है उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे धरती के ऊपर जो है वो माउंटेन बन जाता है, नीचे प्लेट्स जो है वो खिसकती रहती हैं, तो उसकी वजह से जो है धीरे धीरे कई साल लगते हुए यहाँ पे जो है धरती के ऊपर माउंटेन बन जाते हैं, या फिर कॉन्टिनेंट्स भी बन जाते हैं, राइट। तो सडन फोर्सेस जो होती हैं,
राइट, वो किस तरह की होती हैं, या तो धरती के नीचे यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, राइट, या फिर वोल्केनो जो है वो इरप्ट हो गया अचानक से, या फिर जो है लैंडस्लाइड यहाँ पे हो गई। तो ये हो जाते हैं आपके सडन फोर्सेस जो कि अचानक से लगते हैं, एंड सडनली अचानक से जो ये लग जाते हैं, तो वो सडन फोर्सेस में आते हैं। ये भी जो है एंडोजेनिक फोर्सेस में आते हैं। देन दूसरा हो गया डायस्ट्रोपिक फोर्सेस, राइट, इसकी वजह से यहाँ पे माउंटेन्स बनते हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स भी बनते हैं, राइट। तो अर्थ की मूवमेंट्स जो होती है वो दो तरह की फोर्सेस की वजह से होती है। एक होती है एंडोजेनिक जो कि इनसाइड द अर्थ होते हैं, दूसरे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि आउटसाइड द अर्थ होते हैं, राइट। एंड एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, एक होती हैं सडन, दूसरी होती हैं डायस्ट्रोफिक। एंड सडन फोर्सेस जो है वो अर्थक्वेक की वजह से होती हैं, वोल्केनो या फिर लैंडस्लाइड की वजह से। एंड जो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस होती है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे माउंटेन्स बन जाते हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स भी बन जाते हैं, राइट। सो वन बाय वन जो है अब इन फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट। सो द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसे हम जो है एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, कि जो फोर्स यहाँ पे धरती के अंदर से लगती है, दैट इज नोन एज ए एंडोजेनिक फोर्स, एंड उसकी वजह से सरफेस के ऊपर यहाँ पे मूवमेंट होती है, राइट। तो एंडोजेनिक फोर्सेस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है यहाँ पे सडन मूवमेंट्स, राइट, दूसरी होती है यहाँ पे स्लो मूवमेंट, राइट। दो तरह की होती है, पहली है सडन मूवमेंट, दूसरी होती है स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट की वजह से आपके जो है माउंटेन्स बनते हैं या फिर आपके जो है कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, राइट। कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी में नहीं बताया हुआ है, बट आगे जाके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड एंडोजेनिक फोर्सेस जो दूसरी होती है वो होती है सडन, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से या फिर वोल्केनो की वजह से जो है ये सडन मूवमेंट्स जो है वो होती हैं, ओके। So the sudden movements like the earthquakes and the volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. तो इन sudden movements की वजह से जो है धरती के सरफेस के ऊपर जो है काफी सारा नुकसान हो सकता है। तो वोल्केनो की ही सबसे पहले बात कर लेते हैं, राइट। वोल्केनो क्या होता है, तो आप जो है मोस्टली आप लोग जो है यही बोलोगे कि वोल्केनो जो लावा होता है, लावा जो होता है उसे ही लोग जो है वोल्केनो बोल देते हैं, बट एक्चुअल में जो है वोल्केनो क्या होता है, जैसे ये हो गया आपका मेंटल पार्ट, राइट, यहाँ पे जो है मोल्टन मैग्मा है आपका, राइट। जब वो मेंटल पार्ट में होता है मोल्टन मैग्मा, इसे हम जो है क्या बोलते हैं, इसे जो है मैग्मा चैम्बर बोला जाता है जब ये मेंटल पार्ट में होता है, ओके। अब ये जो है पिघल के ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है, आपका जो मैग्मा है, राइट, वो ऊपर की तरफ जो है पिघल के जब जा रहा है, एंड ये आपके यहाँ पे पाइप्स हैं, ये जो वेंट्स होते हैं या फिर ये जो पाइप्स होती हैं, इन्हें हम जो है क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी वोल्केनोज, राइट। ये जो है जो लावा होता है उसे वोल्केनो नहीं बोला जाता है, ये जो पाइप्स है जिसके थ्रू ये जो मैग्मा है वो बाहर आता है, दीज आर नोन एज ए, या फिर जिसे हम वेंट भी बोल सकते हैं, दीज आर नोन एज दी वोल्केनोज, ओके। तो ये जो जब मैग्मा है वो नीचे मेंटल में होता है, उस समय में इसे जो है मैग्मा चैम्बर बोला जाता है, एंड जो है नीचे प्रेशर की वजह से अब जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, एंड इन वेंट के थ्रू जो है ये बाहर आ जाता है, इस वेंट के थ्रू जो है यहाँ पे ये बाहर आ रहा है। जब ये बाहर आ जाता है तो ये इस तरह से जो है फैलना स्टार्ट हो जाता है, ये जो रेड वाला भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरह से जो है ये बाहर आके फैलना स्टार्ट हो जाता है। जब ये बाहर आ जाता है तो इसे हम जो है लावा बोलते हैं, जब ये मेंटल पार्ट में रहता है तब इसे हम जो है मैग्मा भी बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया जिसकी वजह से ये जो इसका माउथ जब बन जाता है, इसका जब माउंटेन का माउथ बन जाता है, इसे हम क्रेटर बोलते हैं, राइट। एंड यहाँ से गैसेस एंड एशेस जो होते हैं, जो राख है या फिर जो गैसेस है वो भी साथ में बाहर आती है, जो कि धरती के अंदर होती हैं, राइट। एक तो हो गया वोल्केनो की वजह से, ये भी सडन ही होता है, राइट। सो वोल्केनो क्या होता है, ये वेंट होता है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल जो होता है वो सडनली बाहर आ जाता है, राइट। सो अब दूसरा हो गया आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है वो भी नीचे जैसे कि प्लेट्स होती हैं, राइट, तो प्लेट भी जो है वो किस तरह से मूव करेंगी, उसके ऊपर भी यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, डेट इज वाई जो है वो मूव करती हैं,
राइट। सो व्हेन दी जो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो मूव करती हैं, तो सरफेस जो होती है हमारी धरती की, उसकी वजह से जो है यहाँ पे वाइब्रेशन भी हो जाती है। सपोज यहाँ पे ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, जब ये आपस में इस तरह से टकराएंगी, राइट, किसी किसी ना फोर्स की वजह से जो है ये टकरा रही हैं, हो सकता है इधर से कोई फोर्स लग रही हो सकता है कोई नीचे से फोर्स लग रही हो, तो ये आपस में जब टकराती हैं, ओके, जब ये टकराएंगी तो यहाँ से जो है क्या होगा, यहाँ से जो है वाइब्रेशंस निकलेंगी, राइट। तो जिस एरिया पे ये जो है यहाँ पे वाइब्रेशन निकल रही है, मीन जहां से ये टकरा रही हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम जो है फोकस एरिया बोलते हैं, राइट। एंड उसी एरिया से ये यहाँ पे टकरा गई, तो ये वाला जो एरिया होगा, दिस वन इज अ फोकस एरिया, यहाँ पे आके वो टकरा रही हैं, एंड इसी फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर जो सरफेस होती है, राइट, जो सरफेस होती है, डेट इज नोन एज ए एपीसेंटर, राइट। यहाँ पे आके हम देखते हैं, ये हो गया, एक ये वाली प्लेट हो गई आपकी, एक ये वाली प्लेट हो गई, ओके। तो यहाँ पे जो है ये टकरा रही हैं, ये जो है यहाँ पे आके जो है दोनों टकरा गई हैं, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम फोकस बोलेंगे। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स, राइट। यहाँ पे ये टकराई है, यहाँ से अर्थक्वेक जो है वो अकर हुआ है, तो यहीं से जो है एक सिस्मिक एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलती है इनके टकराव की वजह से, राइट। तो इसके बिल्कुल ऊपर, फोकस के बिल्कुल ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है, राइट, इसे हम जो है एपीसेंटर बोलते हैं, राइट। यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो सबसे ज्यादा फील होता है, यहाँ पे जो प्लेट्स टकराती हैं, वो जो फोकस एरिया के ऊपर वाला सरफेस होता है उसे हम एपीसेंटर बोलते हैं, एंड यहाँ पे आपको जो है अर्थक्वेक सबसे ज्यादा फील होता है, राइट। तो ये तो होगी आपकी प्लेट्स की बाउंड्री, एक ये वाली प्लेट है एंड एक ये वाली प्लेट हो गई आपकी, राइट। एंड यहाँ से जो है ये जो वेव्स हैं वो इस तरह से जो है दूसरी जो एरियाज है वहां पे भी ये फैलना स्टार्ट हो जाती हैं, बट इन एरियाज में जो है यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वेव्स है वो काफी लेस फील होती हैं, ये बट जो एपिसेंटर है वहां पे आपको जो वेव्स है इसका जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा फील होता है, ओके। तो 3 टाइप की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, एक होती हैं पी वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, देन एस वेव्स होती हैं एंड एल वेव्स होती हैं, ओके। जो एल वेव्स होती हैं ये जो है एक तरह से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है, मीन सबसे ज्यादा जो है वहां पे आपको नुकसान देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो एल वेव्स देखने को मिलती हैं, या फिर हम सरफेस वेव्स हो गई ये वाली, यहाँ पे होती हैं एल वेव्स, राइट। जो मीन जो फोकस के बिल्कुल ऊपर वाला जो एरिया हो गया, ये जो है क्या होती हैं आपकी एल वेव्स होती हैं। एंड इन वेव्स के बारे में, इन टाइप्स के बारे में हम जो है आगे आने वाले जो बुक्स हैं उसमें पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में 7th क्लास के एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, जस्ट 3 टाइप की जो है अर्थक्वेक वेव्स आपको बताई हुई हैं, ओके। तो यहाँ पे फोकस एरिया हो गया, यहाँ पे जो आपका जो प्लेट्स हैं वो टकराई हैं, राइट, वो फोकस एरिया है वो हो गया, एंड उसके ऊपर जो सरफेस का पार्ट है, राइट, बिल्कुल उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर, दैट इज नोन एज एपीसेंटर, राइट। सो वाइब्रेशन जो है ये ट्रेवल करती हैं आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स, जैसे कि यहाँ पे ये आपकी धरती होगी, यहाँ पे जो है आपका मेन फोकस एरिया है, यहाँ पे प्लेट्स टकराई हैं एंड इसके बिल्कुल ऊपर, राइट, ये हो गया आपका, ये सरफेस जो है ये जो हो गया आपका एपीसेंटर, राइट। एंड यहीं से अब जो है ये इधर की तरफ आउटवर्ड भी जो है जो दूसरे एरियाज है वहां तक भी जो है ये जो वेव्स होती हैं वो फैल जाती हैं, बट यहाँ पे जो है ये काफी लेस फील होती हैं जो दूसरे एरियाज होते हैं, बट जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है यहाँ पे जो है आपको वेव्स ज्यादा फील होती हैं, ओके। सो द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजर टू द एपीसेंटर, एपीसेंटर के बिल्कुल जो क्लोज वाला एरिया होता है वहां पे ज्यादा डैमेज होता है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, जो हम सेंटर से दूर चले जाएंगे तो अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है वो जो है कम होती जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है बेसिक चीजें ही बताई हुई हैं, जस्ट जो डेफिनेशंस है वो यहाँ पे बताई हुई हैं, बाकी जो और डिटेल वे में जो है वो आगे आने वाली जो बुक्स हैं उसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। तो अभी तक के लिए जो आपको ये याद रखना है कि 3 टाइप की यहाँ पे वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स होती हैं, ओके। पी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है, एस वेव्स जो होती है ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, एल वेव जो है वो सरफेस वेव्स होती हैं, राइट। तो एल वेव जो होती है ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं,
यहाँ पे जो है वो ज्यादा नुकसान होता है। ओके, सो नेक्स्ट, अब जो है अर्थक्वेक जब यहाँ पे मेजर किया जाता है वो एक मशीन के थ्रू जो है उसे मेजर किया जाता है। उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है सिस्मोग्राफ बोलते हैं। एंड जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थ का, राइट, मीन जो है कितना जो है वो ज्यादा नुकसानदायक था या फिर कितना परसेंट है था यहाँ पे अर्थक्वेक का, तो उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके लिए एक स्केल रखा गया है, तो उस स्केल को हम जो है रिक्टर स्केल जो है वो बोलते हैं, राइट। एंड अगर 2.0 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक है तो जो है वो काफी कम फील होता है। एंड अगर 5.0 से ज्यादा है तो जो है इट कैन कॉज डैमेज, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डैमेज प्रोवाइड करवा सकता है। अगर 5 से ज्यादा है तो हो सकता है कि कोई कोई सामान जो है वो भी गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। एंड अगर 6 है या फिर उससे ज्यादा है तो इसे वेरी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एंड अगर 7 से ज्यादा है तो ये जो है मेजर जो है अर्थक्वेक उसे माना जाता है, राइट। तो बुक में एक जो है केस स्टडी भी दे रखी है गुजरात के अर्थक्वेक के बारे में, जो कि अराउंड 2001 में जो है ये आया था। तो उसका जो है 6.9 था, राइट, 6.9 रेक्टर स्केल का तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। एंड प्रेसिडेंट ने वहां पे जो है इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी भी जो है वो घोषित कर दी थी। एंड उस समय में वहां के जो सीएम थे वो नरेंद्र मोदी थे। एंड उन्होंने जो है स्टेट से भी जो है सेंटर से भी जो है हेल्प मांगी थी, राइट। तो इसकी भी केस स्टडी जो है वो वहां पे बुक में बताई गई है। 6.9 रेक्टर स्केल पे जो है उसे मापा गया था, काफी ज्यादा जो नुकसान है वहां पे हुआ था, राइट। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोजेनिक फोर्सेस, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो हमने तो अभी तक पढ़ा है एंडोजेनिक फोर्सेस, जिसकी वजह से यहाँ पे धरती की मूवमेंट्स होती हैं, तो जो कि अंदर से लगती हैं फोर्सेस। अब हम उन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि धरती के बाहर से लगती हैं, जिसकी वजह से मेजर लैंडफॉर्म्स भी यहाँ पे बन जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या होता है, जैसे कि धरती की सरफेस है वहां पे जो रॉक्स हैं वो टूट गई हैं, राइट, किसी न किसी वजह से यहाँ पे जो है वो टूट गई हैं, विंड की वजह से, या फिर जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेन की वजह से जो है कोई ना कोई रीजन यहाँ पे हो सकते हैं कि जो है जो धरती की सरफेस है वो टूट गई है, तो उसे हम जो है वेदरिंग बोल सकते हैं। ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज अ वेदरिंग। अभी के लिए आपको जो है यही डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है कि वेदरिंग एक्चुअल में होता क्या है। इट इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस के ऊपर जो चट्टानें होती हैं जब वो टूट जाती हैं उसे हम जो है वेदरिंग बोलते हैं। अब ये वेदरिंग जो है ये कई तरह के प्रोसेसेस की वजह से होती है। यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस भी होते हैं। ओके, हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल, केमिकल एंड देन हो गए आपके मैकेनिकल, राइट। तो इन तीन प्रोसेसेस की वजह से जो है ये वेदरिंग यहाँ पे होती है। बट क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें जो है इन प्रोसेसेस के बारे में नहीं बताया हुआ है। जो आगे आने वाली एनसीईआरटी है उसमें हम जो है इसे डिटेल वे में देखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे जो आपका बेसिक ही क्लियर किया जा रहा है। जस्ट डेफिनेशन आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो वेदरिंग होती है क्या होती है, जो धरती के सरफेस पे रॉक्स जब टूट जाती हैं दैट इज नोन एज अ वेदरिंग। ओके, सो नेक्स्ट है आपका अब इरोजन, राइट। अब इरोजन क्या होता है, इरोजन भी जो है सेम ही होता है ऑलमोस्ट। वैसे ही ये जो है वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट्स, मीन जो है कोई पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जो है कोई लैंडस्केप है वो वहां से उसे उखाड़ दिया गया है, राइट, उसे जो है ब्रेकअप कर दिया गया है बाय द डिफरेंट एजेंट्स, जैसे कि वाटर हो गया या फिर विंड हो गया या फिर आइस की वजह से जो है लैंडस्केप का टूट जाना, उसे हम जो है इरोजन बोल जाते हैं। बट इरोजन में क्या होता है कि जो है जो मटेरियल होता है वो वहां से बह जाता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, इसका एग्जांपल हमने जो है लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि यहाँ से जो पहाड़ी है, सपोज यहाँ पे आपके जो है पहाड़ी है, राइट,
तो यहाँ पे जो है कुछ ऊपर जो लैंड सरफेसेस हैं, राइट, ये टूट गए हैं हवा की वजह से। यहाँ पे हवा है या फिर जो पानी है, राइट, पानी की वजह से यहाँ पे रेन वाटर जो है उसकी वजह से ये जो लैंड सरफेसेस का जो ऊपर वाला पार्ट है वो बह के जो है ये इरोड हो गया है। एंड ये जो है कहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है। एंड यहाँ पे आके जो है ये डिपॉजिट हो गया है, राइट। तो क्या हो जाता है इसे, ये इरोजन एंड डिपोजिशन जो है ये इकट्ठे इसे हम यहाँ पे यूज करते हैं इन वर्ड्स को। अगर यहाँ पे लैंडस्केप इरोड होगा तो कहीं ना कहीं जाके जो है वो डिपॉजिट भी होगा। ओके, तो वाटर, विंड या फिर आइस की वजह से जो है जो लैंडस्केप यहाँ पे वेयर हो जाती है, मीन कट जाती है, राइट, एंड जो है वो वहां से इरोड होके किसी और जगह पे डिपॉजिट हो जाती है, राइट। तो ये हो गया इसका मीनिंग इरोजन का, राइट। सो द इरोडेड मटेरियल जो होता है इट इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, या फिर विंड की वजह से जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, एंड इवेंचुअली जो है ये डिपॉजिट हो जाता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आके ये डिपॉजिट हो गया तो यहाँ पे एक नई लैंडफॉर्म बन जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। धरती के सरफेस के ऊपर एक नया लैंडफॉर्म बन गया, यहाँ पे इसके ऊपर नई परत यहाँ पे बन गई है। ओके, सो अब जो हम देख लेते हैं कि रिवर का जो वर्क है उसका मतलब एक्चुअल में वो किस तरह से काम करती है, मीन जो है किस तरह से जो है सरफेस जो है धरती की उसके ऊपर रिवर का क्या काम है, किस तरह से जो है वहां पे मूवमेंट होती है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि कोई वाटरफॉल है यहाँ पे, या फिर जो रनिंग वाटर है इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। आप जानते ही हो कि यहाँ से जो है ये रिवर बह रही है, ओके, राइट। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे क्या हो गया, वो आपका हार्ड रॉक होती है, एंड वो तो यहाँ पे पानी की वजह से टूटती नहीं है। बट जो नीचे वाली जो हो गई है यहाँ पे ये सॉफ्टर रॉक है, एंड जो सॉफ्टर रॉक होगी वो यहाँ पे पानी की वजह से जो है वो टूट जाएगी। यहाँ से जो है ये सीधी भी बह सकती थी इस तरह से, राइट, इस तरह से ये बह सकती थी, बट जो है ये बहते हुए इस दिशा में पहुंच गई है। तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे टूट गया है पानी की वजह से, राइट। सो द सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर, वाटर की पावर की वजह से ये जो सॉफ्टर रॉक है वो कट गया है, एंड इस रॉक को जो है ये बहा के अपने साथ भी आगे ले जाएगी। ये यहाँ पे रनिंग वाटर का या फिर रिवर का ये काम है, right? So when the river tumbles at the steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms the waterfall. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है waterfall बन जाएगा, यहाँ से जब धरती को ही काट दिया है उसने तो, राइट, एक नया यहाँ पे waterfall बन जाएगा। अब ये वाली जो रिवर है जब बहते हुए प्लेन्स में पहुंच जाती है, राइट, जब ये प्लेन में पहुंच जाएगी तो क्या होता है, जब प्लेन में पहुंच के जो है ये इस तरह से जैसे सांप चलता है ना उस दिशा में जो है ये बहना स्टार्ट हो जाती है, ये ट्विस्ट एंड टर्न यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। जब ये प्लेन्स में पहुंच जाती है रिवर, क्या होता है जब ये प्लेन में पहुंच जाएगी, प्लेन्स जो एरिया होते हैं तो वहां पे जो है ट्विस्ट एंड टर्न्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, फॉर्मिंग अ लार्ज बेंड्स जिसे हम जो है मेंडर्स बोलते हैं। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, हाँ, दिस वन, राइट, ये इस दिशा में इस तरह से बह रही है तो ये क्या बना रही है, इसे हम जो है मेंढर बोलते हैं। ये जो सांप की दिशा में ये जो जब जो है बहती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जो है मेंढर बोलते हैं। तो जब कभी इसी रिवर में जब ये जो है रिवर प्लेन में पहुंच जाती है तो हो सकता है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाए। जब बाढ़ आ जाती है तो कई सारे सेडिमेंट्स, मिट्टी जो है इसके साथ आ जाती है। जब ये रिवर जो है ये जो इतनी छोटी सी एरिया में जो है ये बह रही थी, जब ये फैलना स्टार्ट कर देती है, राइट, जब जो अपने मैक्सिमम एरिया को यूज करती है बहते हुए, तो ये जो इसका मैक्सिमम एरिया है रिवर का उसे हम जो है क्या बोलते हैं, उसे हम जो है फ्लड प्लेन बोलते हैं, राइट। तो अब जो है ये अपने साथ रिवर जो है वो बहते हुए कई बार जो है अपने रास्ते में मिट्टी जो है वो भी इकट्ठी करती जाती है। जब ये मिट्टी जो है वो इकट्ठी यहाँ पे करती जाती है, जैसे अभी तो इस तरह से ये बह रही थी, बट यहाँ पे इस किनारे पे जो ये मिट्टी जो है वो इकट्ठी हो गई है, एंड ये जो रिवर है वो अब इस दिशा में जो है ये नहीं बह सकती है, तो ये सीधी बहनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये जो है सीधी यहाँ पे बहनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये वाला जो पार्ट है वो जो है कट जाएगा। जब ये जो इस तरह का जो पार्ट है वो अलग हो जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, लेक बन जाती है। तो इस तरह की लेक को हम जो है ऑक्सबो लेक बोलते हैं,
राइट जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे ब्राउन वाला जो है यहाँ पे मिट्टी जो है वो इकट्ठी हो गई है इसके रास्ते में, तो अब जो है ये यहाँ से नहीं बह सकती है, तो ये अपना कोर्स जो है या फिर अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगी एंड जो है ये सीधी बहनी स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से, ये जो है यहाँ से नहीं बहेगी। राइट तो ये वाला जो पार्ट है जो कि अलग हो गया है, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम जो है ऑक्सबो लेक बोल देते हैं। राइट तो अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब कई बार फ्लड आ जाता है प्लेन्स में इस रिवर में, तो फ्लड की वजह से जो है ये अपने मैक्सिमम एरिया को जो है यूज करना स्टार्ट कर देती है, तो डेट इज नोन एज ए फ्लड प्लेन। बट जो है अब जो है इसका हम बोल सकते हैं कि जो फ्लड है वो खत्म हो गया है, बट अपने साथ जो है कई सारी मिट्टी या फिर सेडिमेंट्स जो है वो अपने साथ लेके जो है वो आती है, तो ये वाला एरिया हो गया। जब ये इसके किनारों पे जो है ये सारा जो पार्ट है सेडिमेंट्स या फिर जो मिट्टी है किनारों पे जो थोड़ी ऊपर उठा के जो है ये एक तरह से रख देती है, वहां पे डिपॉजिट हो जाती है, तो जो ऊपर उठे हुए पार्ट होते हैं इस रिवर के उसे हम जो है लीव्स बोल देते हैं। राइट उन्हें हम जो है क्या बोलते हैं, उन्हें हम जो है लीव्स बोल देते हैं। राइट सो due to the continuous erosion and the deposition along the sides of the meander, the end of the meander loop come closer and closer, and in due course of the time the meander loop cuts off from the river and form a cut off lake, जिसे हम जो है ऑक्सबो लेक बोल देते हैं। मीन इस तरह से जब ये बह रही है, सपोज इस तरह से जब ये बह रही है तो यहाँ से ये बहते हुए अपने साथ जो है सेडिमेंट भी लेके आ रही है, मिट्टी भी लेके आ रही है, एंड इन एरियाज में यहाँ पे जो है यहाँ पे जो मिट्टी इकट्ठी हो गई है। राइट बट पहले तो ये इस तरह से इसी दिशा में बह रही थी, बट यहाँ पे अब मिट्टी जो है वो इकट्ठी हो गई है, तो वो यहाँ से जो है अब सीधी बहनी स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट जो है जो कट जाता है उसे हम जो क्या बोल देते हैं, उसे हम जो है ऑक्सबो लेक बोल देते हैं। राइट सो यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है कि एक इंफॉर्मेशन है जीके की, तो कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल है यहाँ पे, द हाईएस्ट वाटरफॉल जो है पूरे वर्ल्ड का वो है एंजल फॉल ऑफ द वेनेजुएला इन द साउथ अमेरिका। एंड कुछ और भी वाटरफॉल हैं, यहाँ पे है नियाग्रा फॉल, जैसे कि जो कि कनाडा एंड यूएसए की बॉर्डर के बीच में जो लोकेटेड है। एंड देन उसके बाद में विक्टोरिया फॉल हो गया, इट इज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द जाम्बिया एंड द जिम्बाब्वे इन द अफ्रीका। तो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, वो है एंजल फॉल ऑफ द वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। ओके सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे थे इसी के बारे में ही। सो एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, जब यहाँ पे अपनी किनारों से जो है ये ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, सो दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। तो ये जो नेबरिंग एरियाज होते हैं यहाँ पे भी जो है फ्लड आने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड एज इट फ्लड्स it deposit layers of the fine soil and the other material called the sediments along its bank। तो यहाँ पे जो है कुछ लेयर जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है मिट्टी की। राइट तो या फिर सेडिमेंट्स यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, यहाँ पे जो है वो बन जाते हैं। राइट सो द रेस जो बैंक्स होती हैं, ये जो ऊपर उठे हुए जो किनारे होते हैं, इन्हें हम जो है लीव्स बोलते हैं। सो एज द रिवर अप्रोचेज द सी, अब जब जो है ये सी के पास पहुंच जाएगी, सो द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। तो जो फ्लोइंग वाटर की जो स्पीड होती है, पहले तो ये काफी तेज बह रही होती है जब ये प्लेन्स में होती है, बट अब रिवर जो है बहते हुए जब सी में पहुंच जाती है तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो रिवर जो है वो ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाती है छोटे छोटे स्ट्रीम्स में। जैसे ये रिवर यहाँ पे बह रही है, राइट ये रिवर यहाँ पे बह रही है एक ही दिशा में, एक ही रिवर है, बट अब जो है ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स में इस तरह से जो है ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स में जो डिवाइड होना जो है ये स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे सी में गिरने से पहले। राइट तो क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड ये जो है अलग अलग एरियाज में जो है ये फैलना स्टार्ट हो जाती है या फिर ब्रेकअप हो जाती है, तो ये जो अलग अलग स्ट्रीम्स इसकी बन जाती हैं, इन स्ट्रीम्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। राइट तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे एक रिवर यहाँ पे बह रही है एंड अलग अलग छोटे छोटे रिवर जो है जो इस रिवर में आके मिल जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो क्या होती है इसकी, वो जो है ट्रिब्यूटरी होती हैं। राइट जो इसमें आके मिल जाती हैं इस मेन रिवर में। जब ये रिवर जो है आगे जाके जो है अलग अलग स्ट्रीम्स में बंटनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये जो स्ट्रीम होती है वो क्या बन जाती है, वो जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी जो है वो बन जाती हैं। ओके
So the river becomes so slow that it begins to deposit its load and each distributary forms its own mouth. तो हर डिस्ट्रीब्यूटरी का जो है अपना माउथ बन जाता है, देन वहां पे जाके जो है मिट्टी या फिर सेडिमेंट्स जो है वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है एंड इसका भी एक माउथ बन जाएगा एंड यहाँ पे जो है सेडिमेंट्स वगैरह जो है वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो एरिया होता है इस डिस्ट्रीब्यूटरी की वजह से जब सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी होता है एंड यहाँ पे मिट्टी भी होती है, तो ये क्या बन जाता है, इसे हम जो है डेल्टा बोलते हैं, राइट। ये तो था रिवर का, रिवर की वजह से भी जो है यहाँ पे कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द सी वेव्स, राइट। जो सी वेव्स होती हैं उसकी वजह से भी जो है कई सारे हम बोल सकते हैं कि लैंडफॉर्म्स बनते हैं, तो इसके भी फीचर्स हम देख लेंगे। जैसे कि एक पहाड़ है, यहाँ पे ये सी है एंड इसमें ये पहाड़ है, तो ये पानी जो है, ये जो सी वेव्स हैं, ये जब इस पहाड़ के बीच में टकराएंगी तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना इसका पहाड़ का, ये वहीं पे जाके टकराती हैं, ये जो है ऊपर वाले पार्ट में जाके नहीं टकराएंगी, ये जो इसी नीचे वाले पार्ट में ही टकराएंगी। तो बार बार जब ये टकराती हैं तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना यहाँ पे पहाड़ का, वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से एक जो केव होती है वो बननी स्टार्ट हो जाती है इस पहाड़ में। ओके, जब ये चीज यहाँ पे लगातार होती रहती है, अब सी केव तो बन गई है, तो क्या होता है कि अब ये लगातार जो है इसके बीच में टकराती रहती है ये जो वेव है, तो ये जो है एक तरह से इस तरह का आर पार हो जाता है, जो पीछे वाला पार्ट होता है ना पहाड़ का वो भी टूट जाता है, ये आर पार हो जाता है सारा, मीन इधर से उधर जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो एक आर्क जो होती है वो यहाँ पे बन जाती है, ये आप देख सकते हो, राइट। तो जब जो है अभी ये प्रोसेस जो है फिर भी ये कंटिन्यू रहता है, बार बार ये सी वेव्स जो है इस पहाड़ में टकराती ही रहती हैं, तो ये वाले जो हिस्से होते हैं ना ये टूट ही जाते हैं यहाँ से। जब ये हिस्से यहाँ पे टूट गए हैं तो इस तरह के जो है ये अलग हो जाते हैं जो हिस्से होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम जो है स्टैक बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जो है सी वेव्स की वजह से भी कई सारे जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं। So the erosion and the deposition of the sea waves give rise to the coastal landforms। जो coastal landforms है वो यहाँ पे बनते हैं, तो ये sea waves जो है वो rocks के साथ जो है continuously strike करती रहती है एंड cracks यहाँ पे develop होने start हो जाते हैं। Over the time ये जो cracks है वो larger and wider हो जाते हैं। ओके, तो ये जो है यहाँ पे caves बननी start हो जाती हैं, तो इन्हें हम जो है सी केव्स बोलते हैं। एंड एज दीज कैविटीज जो है ये और भी बड़ी बड़ी होनी जो है स्टार्ट हो जाती हैं, तो जो रूफ होता है केव्स का वही यहाँ पे जो है बच जाता है, ये ओनली यहाँ पे रूफ ही बचा है, बट जो पीछे वाली दीवार थी वो भी जो है निकल गई है, तो क्या हो गया, ये सी आर्क बन गई है, मीन आर पार दिखना इसके स्टार्ट हो गया है। तो फर्दर इरोजन जो है उसकी वजह से अब ये रूफ जो है वो भी यहाँ पे टूट गया है एंड ओनली जो वॉल्स हैं वही बची हैं, ये जो है उसकी वजह से इसे हम जो है स्टैक बोल देते हैं। तो ये जो वॉल लाइक फीचर जो होता है उसे हम स्टैक बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट अब जो है आइस की वजह से भी जो है कई सारी चीजें होती हैं, तो क्या होता है, ग्लेशियर्स जो है होते हैं। अब ग्लेशियर्स की वजह से भी जो है कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो हम देखेंगे। एक्चुअल में जो ग्लेशियर्स है वो होते क्या हैं, ग्लेशियर्स जो होते हैं दीज आर द रिवर्स ऑफ द आइस। जैसे कि ये पहाड़ है सपोज, तो इस पहाड़ के ऊपर जो है बर्फ जमी हुई है, तो जब ये पिघलनी स्टार्ट होगी गर्मियों में, तो ये जो क्या होती है अपने साथ क्या करती है, इस पहाड़ों से कई सारे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे वो जो है बहनी स्टार्ट हो जाता है पानी, ऑब्वियसली यहाँ से पहाड़ों से बहेगा ही जब ये बर्फ पिघलेगी, तो जब ये यहाँ से जो है पानी है वो अपने साथ क्या करता है, इन पहाड़ों से कई सारे जो सेडिमेंट्स है वो अपने साथ लेके जो है वो स्टार्ट ले जाना जो है स्टार्ट कर देता है, इरोड करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो रिवर्स यहाँ पे बन जाती हैं। तो ये जो ग्लेशियर्स होती है ये क्या होती है, दीज आर द रिवर्स ऑफ द आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप, ये भी जो है लैंडस्केप को इरोड करती हैं अपने साथ, राइट। जैसे कि बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोर्ट द सॉलिड रॉक। एंड जो ग्लेशियर्स होते हैं they carve out the deep hollows there and as the ice melt they get filled up with the water and become beautiful lakes in the mountains, right। तो जब ये आइस मेल्ट हो जाती है तो यहाँ पे जो है ये पानी के साथ भर जाती हैं एंड अब क्या होता है यहाँ पे माउंटेन्स में ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं जब ये बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाती है,
ओके तो द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर जैसे कि रॉक्स हो गए बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इन डिपॉजिट्स की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्लेशियल मोरेन्स भी बन जाते हैं। जब इसी इन्हीं रिवर की वजह से जो कई सारे सैंड सेडिमेंट्स जो है वो किसी एक जगह पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ग्लेशियर मोरेन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके सो अब नेक्स्ट है हमारे पास विंड की वजह से भी जो है कई सारी चीजें बनती हैं। सो द एक्टिव एजेंट ऑफ द इरोजन, जो इरोजन यहाँ पे होता है, ओके एक जगह से जब कोई भी सैंड सिल्ट जो है यहाँ से इरोड होना स्टार्ट हो जाती है एंड डिपॉजिट होती है, उसका एक्टिव एजेंट क्या है, वो विंड ही है। विंड की वजह से ही जो है मेनली इरोजन होता है। तो डेजर्ट्स की बात करें तो यू कैन सी दी रॉक्स इन द शेप ऑफ द मशरूम। आपने जो है मशरूम की जो है शेप में आपने कई सारी रॉक्स देखी भी होंगी जिन्हें हम जो है मशरूम रॉक्स बोलते हैं। ओके तो क्या होता है, विंड की वजह से जो नीचे वाली रॉक्स होती हैं, ओके वो यहाँ से जो है बह जाती हैं, जो लोअर सेक्शन होता है रॉक का वो यहाँ से इरोड हो जाता है एंड जो नीचे वाला जो सेक्शन है वो क्या होता है, वो काफी पतला रह जाता है, राइट। तो नैरो बेस होता है इसका एंड जो ये इसका टॉप होता है वो वाइडर रह जाता है। तो ये जो शेप होती है वो मशरूम के जैसे बन जाती है, डेट इज वाई इस तरह के रॉक्स को हम जो है मशरूम रॉक्स भी बोलते हैं, राइट। सो जब ये विंड जो है वो ब्लो करती है तो ये क्या करती है, इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो विंड बहने की वजह से जो है सैंड को वो एक जगह से उठाती है एंड दूसरी जगह तक जो है ये ट्रांसपोर्ट कर देती है। सो व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फोर्स, जब ये बहना बंद कर देती है, जिस जगह पे जाके ये विंड बहना बंद कर देगी एंड वो जो है जिस इसने अपने साथ जो सैंड लिफ्ट की होती है वहां पे जो है वो सैंड गिर जाती है एंड वहीं पे जो सैंड है वो डिपॉजिट हो जाती है। एक जैसे लो हिल होती है ना, छोटी छोटी हिल्स होती हैं इस तरह की, आपने देखे भी होंगे डेजर्ट्स में छोटी छोटी हिल्स यहाँ पे बनी होती हैं। तो इस तरह के जो है लो हिल लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम जो है सैंड ड्यून्स बोलते हैं, राइट। So when the grains of the sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances। जब इस तरह की जो सैंड होती है वो और भी ज्यादा फाइन एंड लाइट होती है तो वो और भी दूर तक जो है विंड उसे लेके जाती है। तो जब इस तरह की विंड जो कि काफी फाइन होती है एंड काफी लाइट होती है तो वो बड़े एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाती है, तो वहां से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें हम जो है लोएस बोलते हैं, जो कि काफी फाइन टाइप की सैंड होती है। तो वहां पे भी जो है इसी तरह के छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर्स जो है वो विंड के साथ डेजर्ट के बन जाते हैं, तो उन्हें हम जो है लोएस बोलते हैं। ओके मीन जो जो मिट्टी यहाँ पे हल्की होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेती है एंड जो मिट्टी यहाँ पे भारी होती है वो थोड़ी दूर जाके गिर जाती है, वहां पे जो है सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। वहां पे जो है हिल्स जो होती छोटी छोटी वो मिट्टी की बन जाती हैं, उन्हें हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। जब ये सैंड जो है वो हल्की होती दूर एरिया तक पहुंच जाती है तो उन्हें हम जो है लोएस बोल देते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर्स को, राइट। तो ये चीजें हमने यहाँ पे कवर की हैं एंड जो भी यहाँ पे मूवमेंट्स होती हैं धरती की, चाहे वो अंदर से हो चाहे वो बाहर से हो धरती के, तो उन सभी चीजों को हमने यहाँ पे कवर किया है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 3 आल्सो। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 एंड उसे भी हम जो है यहीं पे इसी अच्छे से कवर करेंगे। ओके सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.